हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कक्षा 6 की जो NCERT है हिंदी मीडियम की, उसकी हिस्ट्री जो इतिहास जो विषय है, तो इतिहास का हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कक्षा 6 की NCERT की। तो मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं NCERT के सारे चैप्टर्स को, क्लास 6 के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करा रहा हूँ। पहले मैंने ज्योग्राफी कंप्लीट करा रहा हूँ, साथ ही साथ में हिस्ट्री भी आपकी कंप्लीट करा रहा हूँ। देन हम साइंस और सोशल साइंस भी देखेंगे। उसके बाद हम किस पे जाएंगे, क्लास 7 की पढ़ेंगे, कक्षा 7 की पढ़ेंगे, देन 8 की, देन 9, 10, 11, 12 ऐसे करते करते हम 12 तक जाएंगे। तो हम तो हम चैप्टर 4 तक हम पढ़ चुके थे। अभी हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 5, जिसमें हम क्या क्या जानेंगे, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य, इनके बारे में हम जानेंगे। देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। चुनाव का दिन। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, जिससे क्या होगा कि आपको जो आने वाले वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। देखिए, चुनाव का दिन, जब शंकरन उठा, ये शंकरन है, ये लड़का है ना, ये जब उठा सुबह तो उसने देखा कि उसके नाना नानी, ये नाना नानी के यहाँ गया हुआ था, वहां पे उन्होंने देखा नाना नानी क्या कर रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं वोट क्या होता है, वोट डालने जाते हैं लोग। तो आपने भी अपने घर वालों को वोट डालते हुए देखा होगा जब चुनाव होते हैं। तो दरअसल वे क्या करते हैं, चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे, तो वो जल्दी जल्दी जा रहे थे चुनाव केंद्र पर। क्या है, वो सबसे पहले पहुंचना चाह रहे थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों हैं, इतने ज्यादा खुश, इतने ज्यादा उत्साहित क्यों हो रहे हैं। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा कि आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। अपने शासकों का क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, चुनाव करने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक शब्द मिला आपको, शासक, और उनका क्या करने जा रहे हैं, वो चुनाव करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दो चीज देखी कि चुनाव जो हो रहा है वो चुनाव चुनाव जो हो रहा है वो चयन जो हो रहा है शासकों का, वो चुनाव की प्रक्रिया से हो रहा है। ठीक है, अब चुनाव की प्रक्रिया आप जानेंगे, भली भांति परिचित भी होंगे, थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। और ये चुनाव जो होता है, इसमें जो वोट डालते हैं वो कौन डाल रही है, जनता वोट डाल रही है, यानी कि आम जनता जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। और वो किसका चयन कर रहे हैं, किसका चुनाव कर रहे हैं, शासक का। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो क्या होगा, शासक बन जाएगा। जैसे अभी तो जैसे आप बोलोगे कि राजा तो अभी होते नहीं, अभी तो राजा महाराजा ये तो है नहीं। तो अभी क्या है कि जैसे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, या फिर हमारे जैसे प्रधानमंत्री तो क्या होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है। लेकिन जैसे कहीं कहीं पे क्या है, हमारे राज्यों में क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, MLA MP जिनको बोलते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। तो राज्य का क्या होता है बच्चों, मुख्यमंत्री होता है, राज्य का जो चीफ मिनिस्टर होता है। तो जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो गांव के जो प्रधान होते हैं या सरपंच होते हैं, इन सब का क्या होता है, चुनाव होता है आजकल। इन सब का क्या होता है बच्चों, चुनाव ही तो होता है। तो ये सब क्या है, एक तरह से ये क्या है, हमारे अभी शासक हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, शासक है। इनके जरिए क्या होता है, शासन चलाया जाता है हमारे देश का। ठीक है, प्रधानमंत्री के जरिए, मुख्यमंत्री के जरिए, इनके थ्रू हमारे देश का क्या है, शासन चला जाता है, हमारे राज्य का शासन चला जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम चुनाव के जरिए इनका क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। लेकिन क्या पहले ऐसा होता था, पहले लोग चुनते थे क्या, तो पहले क्या होता था वो हम जानेंगे अभी इस चैप्टर में। तो देखो बच्चों, कुछ लोग शासक कैसे बने। अब इसमें कहा है कि कुछ लोग शासक कैसे बने, तो ये पुराने टाइम की बात कर रहा है। तो देखो बच्चों, क्या हुआ कि लगभग 50 वर्षों पहले, लगभग 50 वर्षों से हम अपने 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। किसके जरिए करते आ रहे हैं, मतदान का। ये कब से, पिछले 50 सालों से, जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद से हम मतदान करते हैं। मतदान मतलब वोट डालते हैं, उसके जरिए हम क्या करते हैं, चुनाव करते हैं शासकों का। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, वो जिसको सबसे ज्यादा जनता वोट देती है, सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलते हैं वही क्या होता है, शासक चुना जाता है। लेकिन पहले, बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, ये हमें अब जानना है। तो हमने अध्याय 4 में पढ़ा था कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। कि उस समय जो कुछ राजा थे वो कुछ कैसे चुने जाते थे, हमने वो लाइन पढ़ी थी ना, जो बहादुर होते थे वही क्या, और जो योद्धा होते थे वो, उनको क्या जनता अपने शासन चुन लेती थी, मतलब सॉरी शासक चुन लेती थी, राजा चुन लेती थी। तो पहले कुछ समय पहले ऐसे होता था। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, करीबन 3000 साल पहले, ये तो बहुत थोड़ी सी पहले की बात है, 4-4.5 साल की बात है। लेकिन करीब 3000 साल पहले क्या हुआ, राजा जो बनने की ये जो प्रक्रिया थी, जनता जो चुनती थी, इसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, इसमें बदलाव हुए। कुछ लोग क्या करने लगे, अब बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करने लगे और राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, मतलब खुद से वो राजा बन गए। उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े यज्ञ कराए, और यज्ञ कराने के बाद में वो क्या हुए, खुद को अपने आप को राजा प्रतिष्ठित कर दिया, राजा मान लिया अपने आप को। अब ऐसा एक यज्ञ का आपने नाम सुना होगा, अश्वमेध यज्ञ।
तो अश्वमेध जो यज्ञ है आपने सुना होगा रामायण में, तो रामायण में ये अश्वमेध यज्ञ का वर्णन आता है जब राम जो है वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं और जो घोड़ा छोड़ते हैं उसको जो लव कुश पकड़ लेते हैं, वो वाला आपने पढ़ा होगा ना। तो ये अश्वमेध यज्ञ जो है वो भी एक ऐसा ही यज्ञ है जो राजा करता था। इसमें क्या करता थे कि घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इसमें क्या करते थे, अश्वमेध, अश्व मतलब घोड़ा, मेध यज्ञ। तो इसमें क्या होता था कि जो घोड़ा होता था उसको क्या करते थे, छोड़ देते थे। जो राजा होता था वो यज्ञ करने बैठ जाता था और इसको छोड़ देता था। तो ये जहां जहां जाएगा, जिस जिस राज्य में जाएगा, ठीक है, तो मान लो इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने अगर रोक लिया, उसके राज्य में घुसा, यहाँ पे एक दूसरे राज्य की सीमा और इसमें घुस गया और इसमें किसी राजा ने इसको रोक लिया, तो क्या करना पड़ेगा, जो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा है उससे क्या करनी पड़ेगी, उसको लड़ाई करनी पड़ेगी। और अगर उसने इस घोड़े को जाने दिया और ऐसे ये घोड़ा इस राज्य को पार करके इस राज्य तक चला गया, तो ये राज्य वाला जो राजा है ये मान लेता था कि ये वाला जो राजा है जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है ये क्या ताकतवर है, तो एक तरह से ये कमजोर पड़ जाता था। तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। अब ऐसे जो राजा, जैसे ये यहाँ से घोड़ा ऐसे घूमते हुए यहाँ तक आ गया, तो ये राज्य भी उसी का हो गया। अगर किसी ने नहीं रोका तो यहाँ तक आ गया, तो ये राज्य, तो ये इन राज्यों के जो राजा होते थे, छोटे छोटे राज्यों के, ये क्या करते थे, फिर इस यज्ञ में जो अश्वमेध यज्ञ जो कर रहा होता था, इस राजा में जो कर रहा होता था, जो शक्तिशाली राजा था, इसके यज्ञ में जाते थे, इनको बुलाया जाता था। और यह यज्ञ जो अश्वमेध यज्ञ जो यज्ञ करते थे, वो विशिष्ट पुरोहितों द्वारा, पुरोहित ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता है। जो पुरोहित होते थे उनको क्या मिलते थे बच्चों, उपहार मिलते थे, उपहार भेंट मिलती थी। और अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा क्या माना जाता था, शक्तिशाली माना जाता था। जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है मतलब वो क्या है, शक्तिशाली है। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए क्या लाते थे, उपहार। तो ये जो राजा थे इसको अपना राजा मान लेते थे, ये छोटे छोटे राजा, ये क्या करते थे, इस बड़े वाले राजा के लिए, शक्तिशाली राजा के लिए क्या करते थे, उपहार लाते थे, सोने चांदी ये सब, हीरे जवाहरात ये सब इसको लाते थे, भेंट करते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। अब जो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हो रहा है, यहाँ पे मान लो हवन बनाया हुआ है, तो इसमें क्या है, इसका जो राजा था, मेन जो राजा होता था, इसका एक स्थान होता था कि ये राजा यहाँ बैठेगा। तो उसे क्या करते थे, राज सिंहासन या बाघ की खाल, जो बाघ की खाल है उसके विशेष आसन पर बिठाया जाता था। यहां तक आपको समझ में आ गया। युद्ध क्षेत्र में अगर मान लो कहीं राजा युद्ध करने जाता है, तो राजा अगर युद्ध करने जाएगा तो जो राजा का सारथी होगा, सारथी क्या होता था कि राजा जिस घोड़े पे, जैसे रथ पे, सॉरी, जिस रथ पे बैठ के राजा जाता था, उस रथ का जो सारथी होता था, उस रथ का जो सारथी होता था वो राजा का क्या होता था, सहचर होता था, मतलब वो हमेशा राजा के साथ रहता था। तो ये जो राजा का सारथी होता था, ये क्या करता था, यज्ञ के अवसर पर, क्योंकि सारी लड़ाइयों में, युद्धों में ये सारथी हमेशा राजा का क्या रहता था, साथ रहता था, तो इसको पता रहता था कि राजा ने कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी हैं, कौन कौन सी लड़ाइयां जीती हैं। तो ये क्या करता था, यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय और अन्य गुणों का गान करता था। ये क्या, उनकी राजा की विजय और गुणों को बताता था कि राजा ने देखो वो वाला युद्ध ऐसे जीता, वहां पे युद्ध ऐसे हुआ, राजा ने उसको मारा, ये सब। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां और पुत्रों को कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। और राजा के जो सगे संबंधी होते थे, खासकर उसकी जो रानी, और तो राजा के जो सगे संबंधी रहते थे, खासकर उनकी रानी और पुत्र, उनको कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित जो राजा और जो राजा आते थे, जिनको बुलाया जाता था, जो मतलब जिनके राज्यों में वो कोड़ा जाता था, वो उसको अपना बड़ा राजा, शक्तिशाली राजा को अपना राजा मान लेते थे। जो वो राजाओं को बुलाया जाता था वो क्या करते थे, सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखते रहते थे। राजा के ऊपर, जो बड़ा वाला राजा है, शक्तिशाली राजा, उसके ऊपर पुरोहित जो होता था वो क्या करता था, पवित्र जल का छिड़काव करता था और अन्य कई अनुष्ठान करता था। वेश अथवा वैश्य, अब इसमें एक चीज आ गई, वेश शब्द आया, वेश अथवा वैश्य। वैसे इनके बारे में हम जानेंगे अभी। जैसे सामान्य लोग, ये क्या सामान्य लोग है, ये क्या करते थे, उपहार लाते थे राजा के लिए, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। शूद्र जो, ये हम क्या पढ़ेंगे, वर्ण व्यवस्था पढ़ेंगे, तो वर्ण व्यवस्था में आपको समझ में आएगा इन शब्दों के बारे में, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। तो जो शूद्र होते थे ये सबसे नीची जाति होती थी, शूद्र, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। शूद्रों को क्या है कि अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता उस समय पर। तो इस यज्ञ में उपस्थित होने वाले लोगों की आप एक सूची बनाओ, तो सूची आप बना सकते हैं, कौन कौन शामिल होते हैं, पेशे के आधार पर कौन कौन से वर्ग वहां शामिल थे। तो कौन कौन से वर्ग शामिल थे बच्चों वहां पे, राजा महाराजा ये सब शामिल होते थे, जिनको क्या बोलते थे हम, क्षत्रिय बोलते थे। और पुरोहितों को क्या बोलते हैं बच्चों, ब्राह्मण बोलते हैं, तो ये भी शामिल थे। और वैश्य जो होते थे, पैसे जो बनिए हैं ये सब है, उनको भी शामिल किया था। लेकिन कौन शामिल नहीं होता था, शूद्र उसमें शामिल नहीं होते थे, क्योंकि इनको नीची जाति का माना जाता था उस टाइम पे। अब देखो बच्चों, वर्ण, इसके बारे में हम जानेंगे, वर्ण व्यवस्था, ठीक है। वर्ण इस समय उत्तर भारत में आप समझ गए, उत्तर भारत मतलब
आपका हिमालय, गंगा, यमुना, ये वाला क्षेत्र जो है उत्तर भारत, मतलब ये आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, ये वाला जो क्षेत्र है ये उत्तर भारत का क्षेत्र है, बिहार वाला। तो इस समय उत्तर भारत में खासकर जो गंगा यमुना का क्षेत्र है उसमें कई ग्रंथ रचे गए, बहुत बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई। ऋग्वेद के बाद रचे जाने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। आपको मैंने ऋग्वेद के बारे में पढ़ाया था ना, ऋग्वेद में क्या है, प्रार्थना है। ऋग्वेद में क्या है, प्रार्थना है। और जो सबसे ज्यादा प्रार्थना है वो किसकी है, अग्निदेव की, इंद्रदेव की और सोम, ठीक है, इनकी है। यह मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। तो ऋग्वेद में क्या है, प्रार्थना है। तो ऋग्वेद के बाद में जितने भी ग्रंथ रचे गए हैं उनको क्या बोला गया है बच्चों, उत्तर वैदिक ग्रंथ। क्या बोला गया है, उत्तर वैदिक ग्रंथ। उत्तर वैदिक ग्रंथों में क्या क्या आता है, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। क्योंकि सबसे पहला जो वेद था वो ऋग्वेद रचा गया था, और ऋग्वेद के बाद में जो रचना हुई वो सामवेद की हुई, यजुर्वेद और अथर्ववेद की हुई, और अन्य ग्रंथ भी शामिल है। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। ये ग्रंथों की रचना हुई, पुरोहितों ने रचना की। और इन ग्रंथों में क्या क्या बताया गया, अनुष्ठान, बहुत सारे अनुष्ठान, यज्ञ कैसे करने हैं और उनके संपादन की कैसे करना है, उनकी विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया, यानी समाज में जो नियम होंगे उनके बारे में भी इन ग्रंथों में बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, यानी ये उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है, उत्तर वैदिक जब ग्रंथ रचे गए उस समय की बात हो रही है। तब बहुत सारे क्या थे, समाज में समूह थे, जिनमें क्या कहते हैं, जैसे पुरोहित, पुरोहित हो गए आपके कौन, जो ब्राह्मण हो गए, योद्धा जो युद्ध लड़ते थे, कृषक, कृषक कौन है, जो खेती करते थे, पशुपालक। उस समय की आप एक तरह से इमेजिन करिए, आप उस समय में जाइए, पुराने समय में, आप ये सोचिए कि आप उस समय पे ये सब देख रहे, तो आप देख रहे हो कि उस समय कौन है, पुरोहित है, योद्धा है जो युद्ध लड़ते हैं, कृषक हैं जो खेती करते हैं, पशुपालक हैं जो पशुपालन कर रहे हैं, कुछ व्यापारी वर्ग भी हैं, कुछ कौन है उस समय पे, शिल्पकार है जो शिल्प का काम कर रहे हैं, और श्रमिक है जो रोजगार, श्रमिक जो क्या करते हैं, श्रम करते हैं, मतलब एक तरह से मजदूर वर्ग, और मछली पकड़ने वाले हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जंगल में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, जहाँ कुछ पुरोहित और कुछ योद्धा, ये वैभवशाली है। देखो पुरोहित जो है वो वैभवशाली क्यों है, पुरोहित तो जो है उनका स्थान अपने आप में उन्होंने ऊंचा रखा। पुरोहितों ने इन ग्रंथों की रचना की, उनमें उन्होंने सामाजिक नियम बनाए, और इन पुरोहितों ने क्या किया, अपना जो स्थान था वो ऊंचा रखा, अपने आप को इन्होंने ऊंचा बताया कि इनका जो स्थान है समाज में वो उच्च है, ठीक है, उच्च वर्ग का बताया अपने आप को। और जो योद्धा थे वो भी वैभवशाली थे। ये वैभवशाली क्यों है, वैभवशाली इनको अगर हम आर्थिक स्थिति में देखें या सामाजिक स्थिति में, देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है आर्थिक और एक होता है सामाजिक। सामाजिक मतलब होती है कि समाज में उनकी क्या स्थिति है, और आर्थिक मतलब पैसे के रूप, पैसे के अगर आप उसमें देखें तुलना में तो वो कैसे हैं। देखो पुरोहित जो थे उन्होंने अपने आप को उच्च वर्ग का बताया, उन्होंने अपने आप को जो है ब्राह्मण बताया, ब्राह्मणों को उच्च वर्ण में रखा गया था पुरोहितों ने। तो एक तो इनका सामाजिक स्थिति उच्च है, दूसरा योद्धा जो है, और दूसरा पुरोहित जो है उनको क्या करते थे कि राजा महाराजा क्या करते थे, उपहार देते थे, ये यज्ञ करते थे, उपहार देते थे। तो उपहार देने से भी क्या हो गए, इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी क्या है, अच्छी है, पुरोहितों के पास में पैसा भी अच्छा। दूसरी बात ये है कि जो योद्धा थे जो युद्ध लड़ते थे उन्होंने अपने आप को क्या राजा बना दिया, राजा बन गए वो, तो उनका भी सामाजिक स्थिति क्या हो गई, उच्च हो गई। दूसरी बात ये कि जो योद्धा थे वो युद्ध लड़ते थे और वहां से उनको पैसा मिलता था, तो जो पैसा है वो भी योद्धाओं के पास ज्यादा है, तो इस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, वहां पे अच्छी है। तो पुरोहित और योद्धा का क्या है, वैभवशाली है, तो इनके पास तो वैभव है। लेकिन कुछ कृषक और व्यापारी ये भी धनवान है। कृषक क्या खेती कर रहे हैं, वहां से उनको क्या है, अनाज इकट्ठा हो रहा है, उसको बेच के वो पैसा मिल रहा है, तो कृषकों की स्थिति भी अच्छी है। व्यापारी व्यापार कर रहे हैं, उनके पास में भी पैसा है, और ये कृषक और व्यापारी की भी कंडीशन जो है, सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें, जो पशुपालन कर रहे हैं या शिल्पकार हैं या श्रमिक मजदूर वर्ग है, मछली पकड़ने वाले लोग हैं, शिकारी हैं और भोजन संग्राहक हैं, ये लोग निर्धन है, ये क्या है, गरीब है, इनके पास में क्या है, उतनी धन की व्यवस्था नहीं है, इनकी आर्थिक स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं है। पुरोहितों ने क्या किया, लोगों को चार वर्गों में, जितने भी लोग हैं उनको चार वर्गों में विभाजित किया गया, और जिन्हें क्या बोलते हैं, हम वर्ण कहते हैं, और इसी को वर्ण व्यवस्था कहा गया। जो वर्ण है वो चार वर्णों में बांट दिया, इन्होंने क्या बनाए, चार वर्ण बनाए पुरोहितों ने। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के कार्य अलग अलग निर्धारित थे। तो आप देख रहे हो कि वर्ण व्यवस्था जो है वो किस पे आधारित है, वो पेशे पर आधारित है या फिर कार्य पे आधारित है, कि जो इंसान जो कार्य करता है वो उसी वर्ण का हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, पहला वर्ण रखा ब्राह्मणों का, पहला वर्ण या उच्च वर्ण किसका रहा, सबसे पहला वर्ण ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों का काम क्या है, उनका काम बांट दिया, ब्राह्मणों का काम है वेदों का अध्ययन करना, पढ़ाना और यज्ञ करना, जिनके लिए उन्हें क्या मिलता था, उपहार मिलता था, ठीक है। तो ब्राह्मण हो गया पहला वर्ण,
और जिनका काम क्या हो गया, वेदों का अध्ययन करना और उन्हें उपहार मिलते थे, यज्ञ यज्ञ करना, ये सब। दूसरे स्थान पे रखा गया शासकों को, जो राजा हैं, जो युद्ध लड़ते हैं, योद्धा हैं, उनको क्या कहा गया, क्षत्रिय कहा गया। उनको क्या कहा गया बच्चों, क्षत्रिय। क्षत्रियों का काम क्या है, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। युद्ध करेंगे और लोगों की रक्षा करेंगे और राज करेंगे, ये कौन हो गए, क्षत्रिय। तो इनका कार्य अलग हो गया। तीसरे स्थान पे जो आ गए वो हो गए वैश्य या वैश्य। तीसरे स्थान पे कौन आए, वैश्य। इनमें कौन आएंगे, कृषक आएंगे, यानी किसान, पशुपालक और व्यापारी वर्ग। ये तीनों क्या कहलाएंगे, वैश्य कहलाएंगे, कृषक, पशुपालक और व्यापारी। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि कृषक और व्यापारी, इनके पास में भी पैसा होगा, कुछ पशुपालकों के पास भी पैसा हो सकता है जिनके पास बहुत सारे पशु होंगे। लेकिन ये क्षत्रिय और जो वैश्य हैं, इन दोनों को यज्ञ करने का अधिकार है। मतलब इनका सामाजिक स्थिति अच्छी है, इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, तो इनको यज्ञ करने का भी अधिकार है। तो अभी तक आपने देखा, ब्राह्मण वर्ग देखा आपने, और क्षत्रिय वर्ग देखा, और वैश्य वर्ग देखा। वैश्य वर्ग में कौन आ रहे हैं, पशुपालक, व्यापारी और कृषक आ रहे हैं। अब वर्णों में जो अंतिम स्थान है, सबसे लास्ट में कौन आ रहे हैं बच्चों, शूद्र, जिनको ना तो यज्ञ करने का अधिकार है, ना पढ़ने का अधिकार है। इनका काम केवल क्या है, तीनों जो वर्ण है, जो ऊपर के वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी क्या करना, सेवा करना। यानी शूद्रों का काम क्या है, अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना। इन्हें कोई भी अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं है, इनको कोई भी अधिकार नहीं दिया। और प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। यानी उस समय में जो औरतों की स्थिति है वो किसके समान रखी गई है, शूद्रों की। क्योंकि महिलाओं को और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। यानी शूद्र जो थे वो पढ़ाई नहीं कर सकते, वेदों को पढ़ नहीं सकते, वेदों का पाठ नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो इनको उसका भी अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। और महिलाओं को भी अध्ययन करने का अधिकार नहीं है, महिलाएं भी वेद नहीं पढ़ सकती। महिलाओं का भी काम क्या है, घर का कामकाज करना, घर चलाना। ये उस समय की व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था। तो इस वर्ण व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित है, ये काम पर आधारित है, कार्य पर आधारित है, जो पेशे पर आधारित है। ठीक है। और इसमें सामाजिक असमानताएं बहुत है। इस वर्ण व्यवस्था में सामाजिक असमानताएं आप देख रहे हैं, सामाजिक भेदभाव बहुत है। ठीक है। और महिलाओं की भी कोई खास अच्छी स्थिति नहीं है इस व्यवस्था में। ठीक है। तो ये आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में पता चला। अब पुरोहितों के अनुसार क्या है, सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। अब पुरोहित ये मानते थे, मान लो आप क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए, आपके पिताजी जो योद्धा है, शासक है, और आप उस वर्ण में अगर पैदा हो जाते हो तो आपका भी वर्ण क्या रहेगा, क्षत्रिय। तो आप भी क्षत्रिय वाला ही काम करोगे। अगर मान लो कोई ब्राह्मण है और उसके घर में कोई बच्चे का पैदा जन्म होता है तो वो भी किस वर्ण का होगा, ब्राह्मण वर्ण का ही माना जाएगा। यानी उस समय जन्म के आधार पर ये वर्णों का निर्धारण हो गया था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान क्या होगी, ब्राह्मण ही होगी। बाद में कुछ लोगों को क्या माना गया, अछूत माना गया। अब इस वर्ण में कुछ लोग अछूत भी हो गए, कुछ लोगों को क्या मान लिया गया, अछूत। तो जो अछूत का कंसेप्ट है ना, ये इसी टाइम से है, वर्ण से। अछूत में क्या होता था कि जैसे कुछ लोग, कुछ शिल्पकार हो गए, कुछ शिकारी हो गए जो शिकार करते थे, जो भोजन संग्राहक है, इन लोगों को किसमें शामिल कर लिया गया, अछूत में। इनमें कुछ लोग वो भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क क्या माना गया, अपवित्र। जो अछूत होते थे, अछूत नाम से पता चल रहा है, जिनको छूना नहीं है, छूत, छुआ नहीं जा सकता। तो जो अछूत लोग हैं बच्चों, उनको क्या है कि उनका काम क्या था, शवों को दफनाने का या जलाने का काम था। ठीक है। और इन लोगों से संपर्क को क्या माना गया बच्चों, अपवित्र माना गया। ये माना गया कि इनसे संपर्क नहीं करना है, इनको छूना नहीं है। इनमें कुछ कुछ शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक भी शामिल थे, कुछ कुछ लोग। ठीक है। कई लोगों ने क्या किया, ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कई लोगों ने ऐसा बोला कि नहीं, हम ये वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ राजा जो थे वो क्या करते थे, खुद को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। जो वर्ण व्यवस्था है आप देखते हो, उसमें सबसे ऊपर कौन है, पुरोहित है। लेकिन कुछ राजाओं ने ये कहा कि नहीं, सबसे श्रेष्ठ हम हैं, तो वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग क्या करते थे कि जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते। कुछ लोग ये कहते हैं कि जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण सही नहीं है। कि मान लो कोई ब्राह्मण है, कि ब्राह्मण घर में कोई बच्चे का जन्म हुआ तो वो ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, वो उसके कर्म के आधार पर होना चाहिए। उसको कौन सा कार्य करना अच्छा लगता है, कौन सा कार्य वो अच्छे से कर सकता है। लेकिन नहीं, ब्राह्मणों ने और जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई उसमें यह कहा गया कि नहीं, जो जिस परिवार में जन्म लेगा वो उसी का वर्ण हो जाएगा। इसके अतिरिक्त क्या हुआ बच्चों, कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव को उचित नहीं समझते। कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये जो भेदभाव है, ये व्यवसाय के आधार पर ये उचित नहीं है, कि कोई ये काम कर रहा है तो उसके साथ में जो भेदभाव किया जा रहा है वो सही नहीं है। जबकि कुछ लोग ये चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। तो आप ये समझ रहे हैं, उस समय भी लोगों में क्या थे, मतभेद थे। राजा अपने आप को मतलब सुप्रीम, या राजा अपने आप को प्रतिष्ठित मान रहे हैं, पुरोहितों से श्रेष्ठ मान रहे हैं, पुरोहित अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि व्यवसाय के आधार पर निर्धारण सही नहीं है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि अनुष्ठान करने का अधिकार सबको होना चाहिए। कुछ लोग चाहेंगे कि पढ़ाई करने का अधिकार सबको होना चाहिए। तो इस तरह से क्या हुआ कि
क्योंकि उस समय भी सामाजिक मतभेद बहुत थे। कई लोगों ने क्या किया, छुआछूत की आलोचना की। छुआछूत जो था कुछ लोगों ने इसको गलत माना। तो इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत थी। जैसे हमारा जो उपमहाद्वीप है उसका पूर्वोत्तर राज्य कौन से हैं, मैंने आपको बताया था ना, असम, मेघालय, ये वाले जो राज्य हैं, इस साइड में जो आर्थिक और सामाजिक असमानता थी वो बहुत कम थी। तो सामाजिक आर्थिक असमानता क्या थी, कम थी, क्योंकि यहाँ पे पुरोहितों का प्रभाव क्या था, सीमित था। देखो, पुरोहितों ने बनाई वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के आधार पे हुआ सामाजिक मतभेद या आर्थिक मतभेद, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक मतभेद हुआ वर्ण व्यवस्था के आधार पर। जहां पे ये वर्ण व्यवस्था को लोग कम मानेंगे या नहीं मानेंगे, वहां पे सामाजिक आर्थिक असमानता क्या होगी, कम होगी। अब जो पुरोहित जो थे उनका जो एक तरह से प्रभाव था वो पूर्वोत्तर राज्यों में कम था। तो पूर्वोत्तर राज्यों में अगर पुरोहितों का प्रभाव कम है तो वहां पे वर्ण व्यवस्था भी उतनी अच्छी नहीं होगी, वहां पे भी इसकी मान्यता कम होगी। तो मान्यता कम होगी तो वहां पे जो सामाजिक आर्थिक असमानता है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया, ये तो आपको पता ही है ना, क्यों विरोध किया गया। क्योंकि पुरोहित अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे हैं, कुछ लोग अनुष्ठान की मांग कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि शूद्र की हमें भी वेदों का अध्ययन करना है। तो इस तरह से कुछ लोग बोल रहे हैं कि व्यवसाय के आधार पर वर्ण व्यवस्था सही नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जन्म के आधार पर व्यवस्था सही नहीं है। तो इस तरह से लोगों ने इसका क्या किया, विरोध किया। क्योंकि इससे क्या था कि समाज में सामाजिक आर्थिक असमानताएं हो गई थी। समाज में क्या थी, सामाजिक और आर्थिक क्या थी, असमानताएं व्याप्त हो गई थी, फैल गई थी। तो इस वजह से इसका लोगों ने क्या किया, विरोध किया। जनपद, महायज्ञों को करने वाला राजा। अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। अब देखो, यज्ञ जो करने लगे लोग, अश्वमेध यज्ञ जैसे लोग अश्वमेध यज्ञ करने लगे कुछ राजा, जो राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं वो अब अपने आप को जन के राजा नहीं मान रहे, वो अब अपने आप को क्या मान रहे हैं, जनपदों के राजा। जनपद, जन मतलब जनता, लोग का शाब्दिक और अर्थ होता है जन के बसने की जगह। जनपद, ये शब्द को आप जानिए, जनपद का मतलब क्या हुआ, जहां पे लोग बसते हैं, जन के बसने की जगह। अब जो जगह है उसका राजा मान लिया राजाओं ने अपने आप को। अब जनता का राजा नहीं मान रहे, वो जनपद का राजा मानने लग गए अपने आप को, जो बड़े बड़े राजा थे। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। ये मानचित्र 4 में आप देखोगे, इनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। ये आप देख रहे हो, वैशाली, मगध, हस्तिनापुर, अवंत, उज्जैन, ये सब क्या है कि कुछ ये आपके कांधार, ये सब क्या है कि कुछ वो दिखाए गए हैं महत्वपूर्ण जनपद और महाजनपद। अब हम धीरे धीरे इनके बारे में जानेंगे। पुरातत्वविदों ने क्या की, इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। पुरातत्वविद मतलब वही जो खोज करते हैं, खुदाई करते हैं। तो उन्होंने इतिहास को जानने के लिए इन बस्तियों की क्या की, खुदाई की। जैसे दिल्ली में पुराना किला, दिल्ली में जो पुराना किला है उसकी खुदाई की गई। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, उत्तर प्रदेश में क्या मिला, हस्तिनापुर, वहां पे खुदाई की गई। और एटा के पास में अतरंजी खेड़ा, इनमें प्रमुख है जिनकी खुदाई की गई। खुदाई से यह पता चला कि लोग झोंपड़ियों में रहते थे। लोग किस में रह रहे हैं, झोंपड़ियों में। और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को क्या करते थे, पालते थे। तो झोंपड़ियों में रह रहे हैं और अन्य जानवरों को पालते थे। और चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसल उगाते हैं। यानी ये सब फसलें अब वहां पे उगने लग गई हैं। चावल, गेहूं, यानी कि खेती भी होने लग गई है और पशुपालन भी लोग कर रहे हैं। ये से वहां पे साक्ष्य मिले हैं खुदाई में। अब इस सूची में तुम्हें ऐसी किसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है। तो ऐसी जो फसल है जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है, वो फसल कौन सी है, गन्ना। यहाँ पे एक नई फसल का नाम मिला है, गन्ना, ठीक है। तो जनपद जब स्टार्ट हुए तब एक नई फसल आई, गन्ना। बाकी ये फसलों का तो हमने पहले भी नाम सुना है पिछले चैप्टर्स में। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाने हैं। अब लोग क्या मिट्टी के बर्तन बनाने लगे हैं। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। कुछ किसके होते थे बच्चों, धूसर के, और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं। जैसे ये देख रहे हो आप, इस तरह के बर्तन मिले हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, चित्रित धूसर पात्र। इन्हें कहा गया है चित्रित धूसर पात्र। अब चित्रित धूसर पात्र होता क्या है कि इस तरह के जो पात्र हैं उनमें ज्यादातर थालियां मिली हैं और कटोरियां मिली हैं। ये जैसे कटोरी आप देख रहे हो इस तरह की, ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। इनको देखोगे आप, ये चिकने हैं और बहुत पतली सतह के बने हुए हैं, ठीक, और सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। मैंने कि ये जो बर्तन थे, ये हो सकता है कि कुछ जो महत्वपूर्ण लोग होते थे, राजा महाराजा, उनके लिए जो खास मौके होते थे या पुरोहित होते थे, उनको भोजन परोसने के लिए इन तरह के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था, जिन्हें क्या कहते हैं हम, चित्रित धूसर पात्र, ठीक है। ये बहुत ही सुंदर है और चिकने हैं। जैसा इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर क्या की गई थी, चित्रकारी। क्योंकि नाम में क्या है, चित्रित मतलब चित्रकारी की गई थी। ये आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में, ये आप देख रहे हो यहाँ पे ज्यामितीय आकृति बनाई गई है, इस तरह से चित्रकारी की जाती थी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं महाजनपद।
तो जनपद बने, जनपदों से फिर क्या बन गए धीरे धीरे महाजनपद। तो जनपद मतलब जहां लोग बस रहे हैं वो जनपद हो गया, उनसे फिर बन गए महाजनपद, उनसे भी बड़े। तो करीब 2500 साल पहले अगर हम देखते हैं तो कुछ जनपद, जो जनपद हैं वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गए। यानी जनपद तो बहुत सारे थे लेकिन कुछ जनपद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो गए। ठीक है, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, उन्हें क्या कहने लगे हम, महाजनपद। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। देखो जैसे हमारा देश है भारत, हमारे देश की, भारत की भी की क्या है, राजधानी। कौन सी राजधानी है बच्चों, दिल्ली। तो ये जो राजधानी का जो कंसेप्ट है, राजधानी का जो कंसेप्ट है ये बहुत पुराना है। देख रहे हो आप, 2500 साल पहले भी राजधानी होती थी। ठीक है, दिल्ली। क्योंकि राजधानी कोई किसको बनाते थे, राजधानी उसको बनाते थे लोग जहां से वो क्या शासन करते थे, जहां पे राजाओं के महल होते थे, जहां पे व्यापारिक केंद्र होते थे, जहां पे एक तरह से जो अमीर लोग रहते थे, पैसे वाले लोग रहते थे, उसको क्या बनाते थे, राजधानी बनाया जाता था। ठीक है, जिसकी आर्थिक और कुछ ना कुछ उसकी सामाजिक जो है स्थिति अच्छी रहती थी राजधानी। तो देखेंगे कि अधिकतर जो महाजनपद है उनकी क्या एक राजधानी है। कई राजधानियों में क्या किलेबंदी की जाती थी। अब चूंकि राजधानी के अंदर अगर राजा रह रहे हैं और अमीर लोग रह रहे हैं और यहाँ पे व्यापार हो रहा है, तो इसकी क्या करनी पड़ेगी, आपको किलेबंदी करनी पड़ेगी, जिससे कि आसानी से इस पे क्या हो, कोई आक्रमण ना कर पाए। अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की क्या करते थे, ऊंची दीवारें बना दी। तो किले चारों तरफ किलेबंदी करके इनके चारों तरफ ऊंची क्या क्या दीवार बना दी जाती थी राजधानी के चारों तरफ। ठीक है बच्चों, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा। इन राजधानी के चारों तरफ जो किले बनाए थे, किलेबंदी की जाती थी, वो क्यों करते होंगे लोग, इसीलिए तो करते होंगे कि कोई दूसरा राजा हम पे क्या कर ना कर दे, आक्रमण ना कर दे, और तो कोई कारण दिखता नहीं है। कुछ राजा ऐसा भी करते होंगे कि जिन्हें अपनी मतलब पैसा दिखाना, जैसे आजकल लोग बड़े बड़े घर बनाते हैं। ठीक है, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला घर क्यों बनाते हैं, पैसा दिखाने के लिए कि देखो आजकल तो इतना थोड़ी ना कि किसी को किसी से डर है, लेकिन फिर भी लोग बनाते हैं कि लोग अपनी समृद्धि दिखाना चाहते हैं, लोग अपना वैभव दिखाना चाहते हैं। तो आपने भी गांव में कुछ बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े घर देखे होंगे, बिल्डिंग देखे होंगे। तो इस तरह से लोग क्या करना चाहते हैं, अपना वैभव दिखाना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप देखोगे कि कुछ राजा जो है वो अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करके क्या करते थे, अपनी समृद्धि दिखाते थे। ठीक है, अपना वैभव दिखाते थे और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। ठीक है, शक्ति का प्रदर्शन होता है, देखो किसी का बड़ा घर है, किसी गांव में किसी आदमी का बहुत बड़ा घर है, तो लोगों को देख के डर लगेगा दूर से, यार ये तो बहुत पैसे वाला है, इससे हमें लड़ाई नहीं करनी है। तो लोग क्या है कि जो नॉर्मल लोग हैं, कुछ लोग तो उनसे पैसे ही दूर हो जाएंगे, वैसे ही डरने लग जाएंगे। तो ये क्या शक्ति का प्रदर्शन भी है। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी क्या हो जाता था, सरल हो जाता होगा। इस तरह से जो किले के अंदर रहने वाले लोग हैं उन पर और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना क्या हो जाता होगा, सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार। और दूसरी बात यह है कि इस तरह से आप अगर दीवारें बनाएंगे, किलेबंदी करोगे, तो जो किले के अंदर जो लोग रहेंगे उन पे क्या करोगे, आप नियंत्रण रख पाओगे, आप देख पाओगे कि अच्छा कौन क्या कर रहा है, कोई हमारे खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहा। हाँ, तो इससे क्या होगा, आपका नियंत्रण रखना भी आसान हो जाएगा। और इस तरह की जो विशाल दीवारें बनाने के लिए क्या एक व्यापक योजना की जरूरत पड़ती होगी। आपको क्या लगता है कि जो किलाबंदी है ये बहुत बड़े एरिया में दीवार, आजकल आप एक छोटी सी दीवार बनाते हो तो कितना पैसा लग जाता है और कितना आपको योजना बनानी पड़ती है। उस समय तो आपको पूरा पूरा किला, पूरी पूरी राजधानी के चारों तरफ दीवार बनानी, तो सोच रहे हो आप कितनी बड़ी योजना चाहिए उसके लिए, कितनी ईंटें चाहिए, लाखों की संख्या में ईंटों की जरूरत पड़ेगी, पत्थरों का इंतजाम करना पड़ेगा, हजारों मजदूर चाहिए जिनमें स्त्री पुरुष और बच्चों ने क्या किया होगा, परिश्रम किया होगा। इसके लिए कितने सारे संसाधनों की क्या होगी बच्चों, आवश्यकता होगी। आजकल आप भी बहुत सारे दुर्ग देखते होंगे, बहुत सारे किले देखते होंगे, उनकी चारों तरफ किलेबंदी की गई है और वो कितनी अच्छी किलेबंदी की गई है आजकल आप देखते। तो ये ऐसा नहीं कि किलेबंदी में बहुत कम लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है, बहुत सारे लोग मजदूरों ने अपना बहुत खून पसीना बहाया है, बहुत सारी ईंटें लगी हैं उन किलेबंदी में। तो ये आपको समझ में आया कि उस समय लोग क्यों किलाबंदी करते हैं, क्यों अब राजधानी के चारों तरफ दीवारें बनाते होंगे। ये आपको समझ में आ गया ना, शक्ति का प्रदर्शन है, नियंत्रण है और खुद की सुरक्षा है, ये सब चीजों के लिए। ठीक है, अब राजा क्या करने लगे हैं, अब धीरे धीरे राजा किलेबंदी कर रहे हैं, अब राजा क्या करने लग गए, सेना रखने लग गए हैं। देखो अभी तक पहले क्या सेना नहीं रखते थे राजा, लेकिन अब सेना रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब महाजनपद हो जाएंगे, राजा बड़े हो जाएंगे, पैसे वाले हो जाएंगे, व्यवसायी हो जाएंगे, तब वो युद्ध भी करेंगे और उन पर अटैक भी हो सकता है, आक्रमण भी हो सकता है, उनके दुश्मन भी बढ़ेंगे। जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा, जैसे जैसे वैभव बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या बढ़ेंगे, दुश्मन बढ़ेंगे। दुश्मन बढ़ेंगे तो आपको दुश्मनों से लड़ने के लिए क्या चाहिए, सेना चाहिए। तो अब राजा क्या करने लग गए बच्चों, सेना रखने के। अब सिपाही, अब सेना रखेंगे तो सेना को क्या देना पड़ेगा, आपको वेतन देना पड़ेगा। अगर आप नियमित सेना रखते हो तो सेना को क्या देना पड़ेगा, वेतन। सिपाहियों को अब क्या करना पड़ेगा, नियमित वेतन देना पड़ेगा, पूरे साल उनको अब रखा जाएगा, क्योंकि कब अटैक करने की जरूरत पड़ जाए, कब कोई आप पर आक्रमण कर दे, तो इसलिए अब सेना को पूरे साल रखा जाएगा। कुछ भुगतान क्या होगा, संभवतः सिक्कों के रूप में, आहत सिक्कों के रूप में, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे बच्चों। सिक्कों के रूप में क्या होगा बच्चों, भुगतान होगा।
ये एक दीवार है, ये आप देख रहे हो, ये कितनी बड़ी दीवार है, ये कौशाम्बी किले की दीवार है, ये कौशाम्बी किले की दीवार है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश, जो आप उत्तर प्रदेश जानते हो आज का, उसके इलाहाबाद में एक जिला है, उसके पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। ये ईंट की दीवार एक मिली है उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद जिले में। इस भाग का निर्माण कम से कम 2500 साल पहले हुआ है। ये कौशाम्बी किले की दीवार है, ठीक है, ये देख रहे हो कितनी बड़ी दीवार बनाई गई है, आदमी चढ़ रहा है इस पे ऐसे। अब बताओ कि महाजनपदों के राजा जो थे ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे। देखो ऋग्वेद में जो राजा का जिनका उल्लेख किया गया था, वो एक तो इतने शक्तिशाली नहीं थे, दूसरी उनके पास कोई सेना नहीं थी, तीसरी बात यह है कि उन्होंने किलों का निर्माण नहीं कराया, ठीक। उनका चयन जो होता था वो भी ऐसे नहीं होता था, जो योद्धा होता था सिंपल जो होता था उसको आपस में लोग चुन लेते थे। लेकिन अभी के जो राजा है वो सेना रखने लगे हैं, नियमित वेतन दे रहे हैं, किलों का निर्माण करा रहे हैं, अपना वैभव बढ़ा रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, उनमें बच्चों अंतर है। जो ऋग्वेद के राजा हैं और जो अभी महाजनपद के राजा हैं, ये उनमें अंतर है। अब देखो एक चीज आती है कर, इस शब्द को तो आप जानते होंगे ना, कर, टैक्स, लगान, ठीक है, आपने लगान मूवी देखी होगी ना ऐसे। तो कर, टैक्स, लगान, इन सबको एक ही नाम से बोला जा सकता है। कर क्या होता है, देखो कर ऐसा होता है कि जैसे आप मान लो आपने के घर में भी अगर कोई नौकरी करते हैं तो इनकम टैक्स भरते होंगे, आय कर भरते होंगे। इनकम टैक्स मतलब आय पे कर। देखो हर चीज पे कर होता है। आप किसी वस्तु का उपयोग कर रहे हो तो वस्तु और सेवा कर, किसी की सेवा ले रहे हो तो उसका सेवा का कर। ये सब किसको देते हैं, अभी हम जो टैक्स भरते हैं वो किसको देते हैं बच्चों, अपनी सरकार को देते हैं। आपको लगता है कि ये सरकार इतना पैसा खर्च करती है, सरकार इतनी सड़कें बनवाती है, सरकार गरीबों में पैसे बांट रही है, बहुत सारी योजनाएं चलाती है, इनके लिए पैसा आता कहाँ से। तो बच्चों सरकार के पैसे छापती थोड़ी ना है। सरकार को क्या लगता है आपको हमेशा पैसे छाप के बांटती रहती है, नहीं। सरकार को जो पैसा आता है वो आता है कर से, जो हम लोग कर देते हैं, जो हम लोग टैक्स देते हैं, जो हम लगान देते हैं। ऐसा जो टैक्स है ये उस समय पे भी चलता था, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है ये टैक्स का, कर का। तो जो सरकार के लिए जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, कर से आता है। ऐसे ही उस टाइम पे जो महाराजा थे, राजा थे, जो महाजनपदों के शासक थे, अब वो इतने बड़े किले बनवा रहे हैं, इतनी बड़ी सेना रख रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा, जनता पे क्या लगाएंगे, वो कर लगाएंगे, जनता से लेंगे। जैसे मान लो किसान है, किसान क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो खेती करते समय मान लो उनको 60 किलो या 60 किलो, मान लो 60 किलो या 6 बोरी मान लीजिए, 6 बोरी उनको क्या हुआ, गेहूं की पैदावार हुई किसी किसान के पास। तो उसको 6 बोरी में से 1 बोरी किसको देनी पड़ेगी बच्चों, राजा को देनी पड़ेगी। और वो क्या कहलाएगा, कर कहलाएगा। राजा क्या करेगा बदले में, उन किसानों की रक्षा करेगा, ठीक है, उन किसानों की रक्षा करेगा, उनके लिए कुछ अच्छी चीजें सोचेगा, उनके लिए नहरें बनवाएगा, ठीक। तो ये सब क्या किया जाता था, किसानों के पे कर लग गया। तो ये क्या हुआ, किस किसानों पे कर। अब आपको लगता है केवल किसानों पे करता, नहीं, किसानों पे नहीं, कारीगरों पे भी करता। तो उस समय जैसे कारीगर थे तो कारीगर जैसे कुछ बना रहे हैं, ठीक है, व्यापारी हैं, व्यापारी अगर कुछ मान लो कोई चीज बेच रहे हैं तो उस पर कर लगा दिया कि मान लो तुम इतना चीजें बेचते हो, आपको इतना मुनाफा होगा तो आपको इतना कर देना पड़ेगा, तो वो व्यापारियों पे कर हो गया। अब किसान पे भी कर मैं बता चुका हूँ। अब मजदूर वर्ग है, तो मजदूर वर्ग के पास पैसा नहीं है तो वो कैसे कर चुकाएगा, तो उनको बोल दिया जाता था कि चलो आप 1 महीने में काम करते हो किसी के यहाँ, तो आपको 1 महीने में 1 दिन या 2 दिन जो भी है वो राजा के यहाँ पे फ्री में काम करना पड़ेगा। तो वो क्या हो गया, मजदूरों पे काम हो गया। अब जानवर है, वो पशुपालक है, सॉरी पशुपालक जो होते हैं उन पे कर कैसे लगाएंगे, पशुपालकों के पास पैसा नहीं है। तो पशुपालकों पे कर ऐसे लगा देते थे कि भाई मान लो आपके पास में इतने सारे जानवर हैं, तो ये जब इनके बच्चे हो जाएंगे तब आपके पास इतने जानवर हो जाएंगे, तो उनमें से इतने जानवर आपको राजा को देने पड़ेंगे। या फिर मान लो आपके पास इतना दूध हो रहा है, इतना घी हो रहा है, इतना आपके पास में ऊन हो रहा है, या फिर कोई चीज हो रही है जो जानवर का जो उत्पाद है, तो वो उसमें से कुछ उत्पाद आपको किसको देना पड़ेगा, राजा को देना पड़ेगा। तो इस तरह के कर क्या किए जाते थे पहले महाजनपदों में, जो राजा थे वो अपनी प्रजा पे लगाते थे टैक्स, ठीक है। तो देखो राजा किले बनवा रहे हैं, बड़ी सेना रख रहे हैं, इसके लिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता थी, इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता थी। अतः महाजनपद के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर रहे। राजाओं को उपहार भी तो मिलते थे, सोने, हीरे, जवाहरात, बहुत सारे वैश्य जो होते थे, व्यापारी वर्ग वो भी उपहार देता था जब कोई यज्ञ होता था या कोई भी फंक्शन होता था, या फिर जो आसपास के जो छोटे छोटे राजा होते थे वो भी उपहार देते थे। लेकिन ये इतना ज्यादा नहीं था, आपको उपहारों से काम नहीं चल सकता। देखो उपहार जो होते हैं, आपका बर्थडे साल में 1 बार आता है, आपको गिफ्ट मिलेंगे साल में 1 बार, लेकिन आपको जैसे पैसे की तो डेली जरूरत है, तो आप अपने मम्मी पापा से डेली लोगे, तो वो एक अलग चीज है, उपहार एक अलग चीज है। तो यही बात है बच्चों
कि जो राजा थे उनको उपहार मिलते थे, लेकिन अब भी उपहारों पे क्या है निर्भर नहीं रहे। उन्होंने क्या कहा कि हमको अब नियमित रूप से कर चाहिए, अब हमको पैसा चाहिए हमेशा डेली या फिर हर साल। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, कर लगाए। कर किस पे लगाए, फसलों पे लगाए, जैसे किसानों पे लगाए। तो फसलों पर लगाया गया कर सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि मैक्सिमम लोग हैं, जो अधिकांश लोग हैं वो क्या है, किसान है। सबसे ज्यादा लोग किसान खेती करते थे उस समय। तो वो क्या था, उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। यानी 1/6वां हिस्सा आपको कर के रूप में किसको देना है, राजा को देना है। यानी लो आपके पास 6 बोरी हुई, तो उसमें से 1 बोरी किसको दोगे, राजा को दोगे, और 5 बोरी आपकी तरफ बचेंगी। और जो 1 बोरी है जो आप राजा को जो कर दोगे, उसको क्या बोला जाता था, भाग बोला जाता था। कारीगरों के ऊपर भी एक लगाए कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए 1 महीने में 1 दिन क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पर कर देना पड़ता था। और आखेटक और जो संग्राहक थे, इन्होंने इनको भी नहीं छोड़ा। आखेटक और संग्राहक, आप सोच रहे हो ये तो बहुत मतलब इनको शूद्र माना गया, बहुत नीची जाति थे बेचारे, जैसे तैसे करके अपना शिकार करके पेट पालते थे। संग्राहक जो थे जंगलों की जो वस्तुएं होती थी उनको इकट्ठा करते थे। इन पे भी कर लगाए। इनको क्या करना होता था कि इनको भी जंगल से जो प्राप्त वस्तुएं हैं उनको में से कुछ वस्तुएं राजा को देनी पड़ती थी। शिकारियों को कुछ शिकार करके राजा को देना पड़ता था। संग्राहक को जंगल से प्राप्त वस्तुएं, जैसे ईंधन, लकड़ी, इमारती लकड़ी, अच्छी वाली जो लकड़ी होती थी, या फिर गोंद हो गया, शहद हो गया, ये सब क्या है, संग्राहक जो होते थे इनको राजा को देना पड़ता था। तो ये क्या हो गया, कर का भाग हो गया। तो अब कर की व्यवस्था हो गई है, सेना बन गई है, राजा की किलेबंदी हो गई है। तो अब आप सोच रहे हो अब राजा किस तरह के हो गए। अब क्या हुआ, कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 परिवर्तन आए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट था उस जगह पे कृषि। कोई भी महाजनपद है, अगर वो मान लो वैभवशाली बनेगा, उस समय की बात सोचिए जब वहां पे कोई भी व्यवसाय ज्यादा नहीं है, फैक्ट्रियां ज्यादा नहीं है, तो उस समय सबसे ज्यादा मतलब जो राजा है वो कर के लिए किस पे निर्भर है, कृषकों पे, किसानों पे। किसानों की जितनी अच्छी उपज होगी उतनी ज्यादा उसको कर मिलेगा, कि जितनी अच्छी खेती होगी उतना ज्यादा कर मिलेगा। खेती किस पे निर्भर है, जमीन पर। जितनी अच्छी उपजाऊ जमीन होगी उतनी ज्यादा पैदा होगी। उसके अलावा पानी पर, पानी की व्यवस्था जितनी अच्छी होगी उतनी ही ज्यादा आपकी फसल होगी, आप ये तो जानते ही हैं। अब उस समय पे क्या हुआ कि कृषि में परिवर्तन हुए। कृषि में 2 बड़े परिवर्तन क्या हुए कि जो फाल थे, जो हल जो जोतते थे, जिनको हम जोतते हैं, जो हल होते हैं, हल में मैंने आपको बताया था ना कि हल ऐसे इस टाइप का होता है बच्चों, आपने देखा भी होगा, ऐसे हल होता था पहले, ठीक। ये जो हल का जो यहाँ पे जो नुकीली जो जिससे धरती को जोतते थे, ये जो फाल होता था पहले लकड़ी का होता था, लेकिन अब क्या है, लोहे का इस्तेमाल होने लग गया है। अब क्या है, महाजनपद काल में लोहे के फाल हो गए। अब अगर आप लोहे के फाल लगा दोगे तो जो जमीन है उसको आप आसानी से जोत पाओगे, अच्छा जोत पाओगे, गहरा जुताई कर पाओगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पैदावार है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता है। तो पहले मान लो कि कोई बहुत सारी जमीन क्या थी जो कठोर होती थी, उसको जोत नहीं पाते थे, वो बंजर रह जाते थे। लेकिन लोहे के फाल से क्या हो गई, इसकी भी जुताई होने लग गई। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, फसल हो जाएगी। फसल हो जाएगी तो उत्पादन बढ़ जाएगा, उत्पादन हो जाएगा तो कर बढ़ जाएगा, कर बढ़ जाएगा तो राजा को और ज्यादा टैक्स मिलेगा, और राजा को टैक्स ज्यादा मिलेगा तो क्या होगा, राजा उतना ही वैभवशाली हो जाएगा। तो लोहे के फाल से क्या हुआ, इनको आसानी से जोता जा सकता था। इससे क्या हुआ, फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का अब रोपण स्टार्ट किया है। अब एक नई टर्म आई है, रोपण। आपके यहाँ पे अगर धान की खेती होती होगी तो आपको पता होगा कि धान की क्या की जाती है बच्चों, आजकल रुपाई की जाती है। लेकिन पहले के समय में जब हम मान लो कृषि जब हम लोग करना सीख रहे थे, स्टार्टिंग की बात थी जब हम कृषि करना सीख रहे थे, तब उस टाइम पे लोग क्या है कि इसको जानते नहीं थे कि धान की रुपाई होती है। वो क्या करते थे, सीधे बीजों को जमीन में बो देते थे, और उससे जो पैदा होती थी उससे वो काट लेते लास्ट में। तो उनको बाद में धीरे धीरे पता चला कि डायरेक्ट बोने की बजाय अगर धान की रुपाई की जाए, आपने देखा होगा ना धान की जो रुपाई करते हैं, धान की रुपाई कैसे करते हैं, पहले धान के बीज तैयार करते हैं, पौध तैयार करते हैं। मान लो धानों को एक जगह बो देंगे तो वहां पे बहुत सारे धान उग जाएंगे। अब उनको क्या करते हैं, एक एक धान को पूरे खेत में पानी पानी भर देंगे पूरे खेत में, और उसमें क्या करेंगे, एक एक दान को हाथ से लगाते हैं, रुपाई कर देते हैं पूरे धान पूरे पूरे खेत में। तो अब क्या होगा, और पानी भर के उसके बाद जो अब ये जो धान के पौधे होंगे, पहले जब हम बीज ऐसे एक साथ डाल देते थे और जो इस तरीके से जो पौधे उगते थे उनमें से बहुत सारे पौधे क्या हो जाते थे, मर जाते थे। लेकिन जब रुपाई करना स्टार्ट हुआ और दूर दूर उनको लगाया गया तो अब पौधे क्या हो गए, मरने नहीं लगे। अब पौधे कम पौधे मरने लगे। इससे क्या हुआ कि अब धान की पैदावार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। धान की पैदावार बढ़ जाएगी तो किसानों की आय बढ़ जाएगी, और किसानों की अगर आय बढ़ जाएगी, किसानों की पैदावार बढ़ जाएगी, तो आपको क्या लगता है, कर नहीं बढ़ेगा, राजा को जो मिलने वाला कर है वो बढ़ जाएगा, और राजा को जो कर मिलने वाला बढ़ जाएगा
तो राजा को जो पैसा है खजाने में, ज्यादा पैसा इकट्ठा होगा तो उससे वो ज्यादा किले बनवाएगा, ज्यादा सेना रख पाएगा और उतना ही वो वैभवशाली होता जाएगा। यही आज का कंसेप्ट है। देखो आजकल भी किसानों की आय क्यों बढ़ाने की बात की जा रही है? भाई किसानों की आय बढ़ाएगी सरकार, तभी किसानों की आय बढ़ेगी, तभी तो देश की आय बढ़ेगी, तभी तो कर बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा, तभी तो लोग ज्यादा वस्तुएं खरीदेंगे। वस्तुएं खरीदने पे क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। हर चीज पे क्या है? टैक्स है। ठीक, तो यही बात पहले थी। ठीक है, इससे क्या हुआ, अब धान की रोपाई होने लगी, उससे क्या हुआ, खेतों में जो बीज छिड़क कर जो धान उपजाते थे उसके बजाय धान की पौध तैयार कर उसका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे क्या रह गए? जीवित रह गए। इससे क्या हो गया? पैदावार ज्यादा होने लगी। लेकिन इसमें मेहनत बहुत लगती थी, क्योंकि आपको देख रहे हो, आप एक एक पौधे को हाथ से आपको पूरे खेत में रोपण करना है, इसमें मेहनत बहुत लगती थी। ये काम ज्यादातर कौन करते थे? दास, दासी और भूमिहीन, जिनके पास भूमि नहीं होती थी उनको भूमिहीन खेती और मजदूर बोला जाता था, कमकार। ये लोग ये काम करते थे, मेहनत का काम, मजदूरी वर्ग का काम ये करते थे किसानों के उसमें। आजकल भी आपने देखा होगा गाँव में जो खेती होती है उसमें एक अकेला आदमी तो खेती कर नहीं सकता। अगर किसी के पास खेत ज्यादा है तो फिर उसके लिए क्या है? उसको मजदूर वर्ग की क्या लेनी पड़ती है? सहायता लेनी पड़ती है। और मजदूर वर्ग को क्या देना पड़ता है? मेहनताना देना पड़ता है। ठीक है, जो भी होता है। ठीक है, तो ये आपको बच्चों यहां तक समझ में आया। अब देखो बच्चों, सूक्ष्म निरीक्षण अभी पढ़ते हैं मगध। तो देखो सबसे पहले मैं आपको मगध की स्थिति बताता हूँ। मगध है कहाँ मैप में? ये देखो हमारा मगध का, ये हमारे इंडिया का मैप है। देखो इसमें आप देखोगे ये मगध की स्थिति है, ये मगध है। यहाँ से ये गंगा नदी आ रही है, इधर से चंबल नदी, सोन नदी इसमें आके मिल रही है। ठीक है, ये नदियां यहाँ बहते हुए और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी बहते हुए यहाँ पे बंगाल के थ्रू ऐसे मिल जाए। तो ये गंगा नदी का मैदान है, गंगा और इधर से यमुना। तो ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हो ये गंगा यमुना का मैदान है। ठीक है, मैं ज्योग्राफी में, भूगोल में आपको बताया भी हूँ। ये गंगा यमुना का जो मैदान है, यहाँ पे नदियां क्या है, यहाँ से बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी को लेकर यहाँ पे इकट्ठा कर दे रही है। तो ये जो मैदान है ये बहुत ही क्या है? समतल है और उपजाऊ है। ये जो मैदान था ये उपजाऊ था। तो आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मगध था, ये मगध है, इस जगह पे मगध है, तो मगध के जो आसपास का क्षेत्र था वो बहुत ज्यादा उपजाऊ था। अब अगर वहां पे क्षेत्र उपजाऊ होगा तो खेती ज्यादा होगी, खेती ज्यादा होगी, किसानों की आय बढ़ेगी, उससे राजा की भी आय बढ़ेगी। तो वही बात है। अब देखो इसको आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। यानी जो मगध था वो सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया और धीरे धीरे ये महाजनपद बन गया। ऐसा क्यों हुआ कि जो गंगा और सोन जैसी नदियां थी वो मगध से होकर बहती थी। इससे क्या हुआ कि जो यातायात था, यातायात जो था और जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। देखो हुआ क्या कि जैसे मान लो ये नदी बह रही है यहाँ होके, ठीक है, मगध में होके ये नदी बह रही है आपकी। एक तो क्या होगा कि इससे यातायात बहुत आसान हो जाएगा। कैसे कि जैसे मान लो यार जंगल है तो जंगलों की आप कटाई करोगे, लकड़ियों को इसमें पानी में डाल दोगे, वो बहते हुए यहाँ आ जाएंगे, तो यातायात आसान हो जाएगा। पानी की जो नाव का हल्का फुल्का आप बना के यहाँ आ सकते हो। ठीक है, वैसे तो नाव बहुत पीछे बनी थी, लेकिन फिर भी इसके पानी के में जो यातायात होगा ये बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जल वितरण, यहाँ पे जल की व्यवस्था क्या होगी, इस वाले क्षेत्र में, मगध वाले क्षेत्र में जल आसानी से मिलेगा क्योंकि यहाँ पे नदियां हैं, तो पीने का जल भी अवेलेबल रहेगा, हर चीज के लिए आपको पानी मिलेगा। दूसरा जो खेती होगी, जो जमीन होगी, ये नदियों की वजह से क्या होगी, उपजाऊ होगी और जमीन को पानी भी आसानी से मिल पाएगा। तो इस वजह से जो नदियां थी, नदियों की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। अब मगध के लेकिन एक हिस्से में क्या थे, जंगल थे। तो जहां पे जंगल होंगे वहां पे क्या जानवर पाए जाएंगे, जैसे हाथी, घोड़े, ये सब। तो इन जंगलों में रहने वाले जो हाथी थे उनको पकड़कर उन्हें क्या कर लिया गया, प्रशिक्षित कर लिया गया, उनको सिखाया गया। ठीक है, उनको ट्रेन किया गया और उनको सेना के काम में लगा दिया। पहले युद्धों में आपने देखा था हाथियों का यूज होता था, हाथियों का काम में लाया जाता था सेना के रूप में। यही नहीं, जंगलों से हमने क्या किया, घर, गाड़ियां और रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। जंगलों से क्या मिलती थी, लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा क्या हुआ, ये वाला जो क्षेत्र है मगध वाला, इसमें क्या है कि लौह अयस्क की खदानें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि यहाँ पे लोहे की खदानें थी। अब जब लोहे की अगर खदानें होंगी तो आपको क्या मिलेगा, लोहा। और लोहा क्या है, मजबूत धातु है। इससे आपके हल्के क्या बनेंगे, फाल बनेंगे। हल्के यानी खेत जोतने वाले हल्के क्या बन जाएंगे, फाल बन जाएंगे। दूसरी आप अब क्या, तलवारें बनने लग जाएंगी, लोहे की तलवारें जो कि मजबूत होंगी बाकी और तलवारों से। दूसरा क्या होगा, हथियार बनने लग जाएंगे। हथियारों के साथ साथ और क्या होगा बच्चों, आपके औजार बनने लग जाएंगे, जिससे क्या होगा, शिल्पकारी का काम और वैसा काम बढ़ जाएगा। तो ये लोहे की जो खदान है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मगध के लिए। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि मगध को महाजनपद बनने के लिए, बड़ा जनपद बनने के लिए, पैसे वाला महत्वपूर्ण जनपद बनने के लिए जो जो चीजें चाहिए सब उसके आसपास मिल गई। जंगल मिल गए, लकड़ी मिल गई, हाथी मिल गए,
लोहे की खदानें मिल गई, हथियार मिल गए, खेती के लिए हल मिल गए, अच्छे जमीन मिल गई और पानी मिल गया। तो अगर जब ये सब चीजें अगर मिल गई तो आपको लगता है कि वो क्षेत्र जो है उसको मतलब तरक्की करेगा कि नहीं करेगा? वहां पे आपका वैभव बढ़ेगा, खेती बढ़ेगी, तो वो शक्तिशाली क्या बन जाएगा? जनपद बन जाएगा। तो इस तरह से जो जनपद था मगध, जो धीरे धीरे क्या हो गया? बहुत शक्तिशाली हो गया। धीरे धीरे क्या हो गया? मगध शक्तिशाली हो गया और आसपास के क्षेत्रों पे उसने कब्जा कर लिया। और ये कौन सा क्षेत्र बन गया? अभी ये महाजनपद भी बन गया बाद में। अब देखो, मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक हुए, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बिंबिसार और अजात शत्रु। मगध में क्या है? दो शक्तिशाली शासक हुए, बिंबिसार और अजात शत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये संभव साधन अपना देते। इन्होंने क्या किया? अब जब कोई भी क्षेत्र है, आपको सोचो आप यहाँ पे बहुत शक्तिशाली होगे, तो आप क्या करोगे? जो छोटे छोटे जनपद होंगे आसपास के, इनको क्या करोगे? जीतना चाहोगे और आप अपने आप में मिलाना चाहोगे, क्योंकि पता है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। तो इन्होंने यही किया कि जो पास के छोटे छोटे जनपद थे उनको जीतने के लिए हर संभव साधन उन्होंने अपनाए। महापदम नंद एक और महत्वपूर्ण शासक था, ठीक है, मगध का ही शासक था महापदम नंद। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला दिया। तो इन्होंने क्या किया कि जो आप देख रहे हो मगध यहाँ पे है, ये है, ये मगध है यहाँ पे, इसमें देखो बच्चों, ये आपका मगध है, ठीक है। लेकिन जो महापदम नंद है, इसने यहां से लेके उत्तर पश्चिम यहां तक राज्य कर लिया, ठीक, यहां तक राज्य को फैला दिया, उत्तर पश्चिम तक, ठीक है, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली हो गए हैं शासक। बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी, जिसको बोलते हैं आजकल राजगीर बोलते हैं, ठीक है। तो बिहार में जो राजगृह था वो मगध की क्या रही? राजधानी रही, ठीक है, बहुत सालों तक। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। बाद में जो पाटलिपुत्र जो कि आज का पटना है, इसको मगध की राजधानी बनाया गया। तो आपसे पूछे कि मगध की शुरुआत में जो राजधानी है वो कौन सी रही, तो आप बोलेगे राजगृह। और बाद में कौन सी राजधानी बनाई गई? पाटलिपुत्र। पटना मत लिखना, पाटलिपुत्र आज का पटना, ऐसे लिख सकते। अब 2300 साल पहले, 2300 साल पे भी पहले की बात है कि जो मैसिडोनिया का राजा सिकंदर, इसका नाम तो आपने सुना होगा ना, सिकंदर जो विश्व विजय करने निकला था, ये मैसिडोनिया का राजा था। ये विश्व विजय करना चाहता था, ये पूरी पृथ्वी को जीतना चाहता था, लेकिन पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। ये भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक आ गया था ये राजा जो था, ठीक है। यानी ये देखिए आप, इसमें फोटो में बताता हूँ आपको, ये है हमारी ब्यास नदी। ये क्या हुआ कि इधर से आक्रमण करता हुआ जो मध्य एशिया था, अफ्रीका इधर वाले थे, मिस्र वाले इलाके से जीतता हुआ, ये सारे क्षेत्रों को इधर से जीतता हुआ, विजय प्राप्त करता हुआ ये इधर बढ़ रहा था, पश्चिम से पूरब की ओर। ये इस ब्यास नदी यहाँ तक, ये ब्यास नदी के इधर तक आ गया था, यहाँ पे इसने अपना डेरा डाल दिया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक किसका शासन था? मगध का। मगध बहुत शक्तिशाली था उस समय पे। तो सिकंदर को टक्कर कौन दे सकता था उस समय? मगध। भारत में अगर टक्कर दे सकता था सिकंदर को तो मगध दे सकता था। तो यहां तक वो आ गया, लेकिन ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया, ठीक है। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के जो शासक हैं उनके पास क्या है? पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। तो उस समय भारत के आप जानते हैं पुरोहित ब्राह्मण, और उन्होंने मगध के बारे में एक दूर दूर तक फैला दिया कि भाई मगध तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली, और भारत के आदमी की बात तो आप जानती हैं कितना बड़ा चढ़ा के बताता है। तो उन्होंने ऐसे फैला दिया, सिकंदर को बता दिया कि भाई उधर आक्रमण मत करना बच्चों, वहां पे तो भाई सिकंदर को डरा दिया कि उधर तो देखो पैदल हैं, रथ हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, लोहे की तलवारें हैं, उधर आक्रमण करोगे तो आप जीत नहीं पाओगे। इस तरह से सिकंदर जो था, मतलब थोड़ा सा उनका मनोबल टूट गया था। लेकिन बहुत सारे कारण हैं कि सिकंदर आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया, क्योंकि उनके सिपाही जो थे वो भी युद्ध लड़ते आ रहे थे, वो भी बहुत परेशान हो चुके थे, वो भी अब एक तरह से शरीर थक गया था उनका लड़ते लड़ते, तो वो भी आराम चाहते थे। इधर ब्यास नदी को पार नहीं कर पाता। इसमें बहुत सारे लोगों की कहानियां हैं, इसकी चाणक्य की भी कहानी आती है, चंद्रगुप्त की भी कहानी, बहुत सारी कहानियां तरह तरह की, ठीक है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मान लीजिए कि ब्यास नदी के इधर वो सिकंदर नहीं आ पाया, ठीक है। और सिकंदर का बोलते हैं फिर कुछ दिनों बाद मृत्यु हो जाती है, सिकंदर बीमारी से मर जाता है, और सिकंदर बोलता है कि मुझे वापस अपने यहाँ मिस्र ले चलो, तो उसको फिर वापस ले जाते हैं। तो ये एक अलग कहानी है। तो आपका क्या, आप देख रहे हो कि आप ये यहाँ पे लिख के ये बताना चाह रहे हैं कि मगध क्या है, इतना वैभवशाली या शक्तिशाली हो गया है कि सिकंदर की सेना भी उससे घबरा रही है। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लिखित सेनाओं के बीच में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? देखो ये जो सेना है
ये एक तरह से मेहनताने या फिर आप बोल सकते हो कि नियमित सेना हुई है, और ये सेना केवल राजा के युद्ध लड़ने के काम आ रही है, ठीक है, और इनको वेतन मिल रहा है, ये वेतन के लिए लड़ रहे हैं, ठीक। और ये जो सेना है इसमें अभी हाथी भी शामिल हैं, रथी भी शामिल हैं, पैदल वाले लोग भी शामिल हैं, ठीक। लेकिन जो ऋग्वेद के टाइम पे जो थी, उस टाइम पे ये सब का हाथियों को सेना के रूप में यूज नहीं किया गया था। मेहनताना या पारिश्रमिक या फिर जो वेतन था वो सेना को नहीं दिया जाता था उस टाइम पे। तो ये एक अंतर है हमें दिखते हैं। और अभी जो सेना है वो बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं बनने लग गई हैं, उस टाइम पे इतनी बड़ी सेनाएं नहीं थी। अब हमने मगध के बारे में जाना, अब जानेंगे हम बज्जी। बज्जी देखो, बज्जी क्या है? बज्जी भी ये क्या है? जनपद है बच्चों, ठीक है, भज्जी नहीं, बज्ज वज्ज, जो क्या है? एक जनपद है। यहाँ पे देखो, आपको दिखाई देगा, इसको हटाओ, तो यहाँ पे पता चलेगा जनपद। देखो बज्जी कहीं दिख रहा है आपको मैप में? बताओ बच्चों, कहीं दिख रहा है? देखो ये रहा, ये मगध है, ये बज्जी दिख रहा है, ये बज्जी, ये जनपद है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, मगध के पास में ही है बज्जी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो क्या है बच्चों इसके बारे में। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि मगध एक क्या है, शक्तिशाली राज्य बन गया। उसके नजदीकी क्या था? एक वज्र राज्य था, जिसकी राजधानी क्या थी बच्चों? वैशाली। वैशाली भी कहां पर है? बिहार में। तो इसकी राजधानी कहां है बच्चों? वैशाली है। यह एक, यहाँ पर एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे क्या कहा जाता था? गण या संघ कहा जाता था। अभी देखो, हमने जो शासन व्यवस्था जो मगध में पढ़ी है वो किस तरह की शासन व्यवस्था है? राजाशाही शासन व्यवस्था है, ठीक है। एक राजा हो गया है शक्तिशाली, उसने अपने आप को राजा मान लिया है, बहुत वैभवशाली हो गया है, सेना रखने लग गया है, युद्ध करता है, टैक्स लेता है जनता से, कर वसूलता है, किलों का निर्माण कर रहा है। आप सोच रहे हो, इस तरह के राजा बन चुके हैं, एक राज्य व्यवस्था हो चुकी है। लेकिन जो बज्जी है वो भी एक राज्य है, ठीक है। वो इसके पास में ही है मगध के, उसकी राजधानी भी है, लेकिन वहां पे एक अलग तरह की शासन व्यवस्था चल रही है, जिसको क्या नाम दिया गया है? गण या संघ कहा गया है। गण शब्द का प्रयोग होता है, जैसे इस जगह पे जो गण शब्द का प्रयोग है उसका है कई सदस्यों वाले समूह के लिए। जैसे एक समूह है और उसमें क्या है? बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ये 10-15 लोगों का एक समूह बन गया, ठीक है, इसको क्या बोल दिया गया? गण बोल दिया गया। यानी बहुत सारे लोगों के समूह को क्या बोल दिया गया? गण बोल दिया गया। और संघ या गण बोलो या संघ, संघ का मतलब क्या होता है? संगठन, संघ का मतलब संगठन या फिर सभा। तो गण या संघ में कई शासक होते थे। गण या संघ में क्या है कि कोई एक राजा नहीं होता था, क्या होता था उसमें? बहुत सारे लोगों की एक तरह से कमेटी मान लीजिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स मान लीजिए, ठीक है। तो कमेटी होती थी एक तरह से, आप ऐसे सोचिए। उस कमेटी या फिर गण में क्या है कि बहुत सारे लोग मिलकर आपस में शासन करते थे, कोई एक राजा नहीं होता था। ये लोग मिलकर आपस में कोई फैसला लेते थे और उस तरह से अपने राज्य का क्या करते थे? शासन चलाते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति को क्या कहते थे? राजा कहते थे। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को भी एक साथ करते थे, यानी कि इसमें कोई बड़ा या वो नहीं है। सारे जो गण हैं, जो समूह के सदस्य हैं, गण के जो सदस्य हैं, वो सारे के सारे एक बराबर है। लेकिन राजाशाही जो शासन है उसमें राजा सबसे ऊपर है। ये सभाओं में बैठकर क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। ये सही बात है। तो उस समय पे जो शासन किया जाता था गण वाले जो बज्जी राज्य में, वो कैसे किया जाता था बच्चों? कि राजा आपस में, बहुत राजा जो होते थे, बहुत सारे लोग होते थे, वो एक अकेला राजा तो होता नहीं था, बहुत सारे लोग होते थे, वो आपस में मिलकर सभाएं करते थे। उन सभाओं में डिसीजन लिए जाते थे, फैसला लिया जाता था बहुमत से या जैसे भी वाद विवाद के जरिए कि भाई हमें अब क्या करना है। बहस करते थे कि ये उचित है, ये अनुचित है, इस तरह से। तो उसमें कोई एक अकेला आदमी फैसला नहीं लेता था, जबकि राजाशाही शासन में अकेला राजा फैसला लेता था। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले जा लग सकते थे। तो यहाँ पे भी आप देखोगे गण इन राज्यों में भी जो स्त्रियां, दास और कम्मकार हैं, इनकी स्थिति यहाँ पे भी अच्छी नहीं है। स्त्रियों को सभा में शामिल नहीं किया गया है, दासों को यहाँ पे भी नीचा माना गया, और कम्मकार मतलब जो मजदूर बन गए वो भी इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। बुद्ध और महावीर, बुद्ध और महावीर का जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ये दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। ऐसा कहा जाता ना, ये राजाओं के बेटे थे, तो ये भी क्या गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है बौद्ध साहित्य में, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया खत्म। ये छोटी छोटी चीजें ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, वज्र संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय क्या है? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। दीघ निकाय क्या है? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इसे करीब 2300 साल पहले लिखा गया है। जब ये जनपद बन रहे थे तभी उसी टाइम के आसपास में
लिखा गया था इनको बौद्ध ग्रंथ को, ठीक है। अब अजात शत्रु और बज्जी संघ, इनके बारे में पढ़ेंगे। अजात शत्रु और बज्जी संघ, देखो बज्जी संघ तो आपको समझ में आ गया। अब अजात शत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। अजात शत्रु मगध का शासक है, ये क्या करना चाह रहा है, बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाह रहा है, क्योंकि ये नजदीक में। उन्होंने अपने मंत्री बरस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। तो बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या बज्जी सभाएं जो है नियमित रूप से होती हैं। तो बुद्ध, अब मान लो कि अजातशत्रु जो बौद्ध धर्म को मान रहा है, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसके पास में भेज दिया बुद्ध के बारे में कि बताइए हम इस पे आक्रमण करें या नहीं करें बज्जी संघ पे। तो बुद्ध ने जो उसका मंत्री था बस्कार, उससे पूछा कि क्या जो बज्जी की सभाएं हैं वो नियमित रूप से हो रही हैं। सभाएं मतलब कि जो राजा थे, बज्जी के जो संगण के जो सदस्य थे, वो क्या उसमें नियमित रूप से सभाएं कर रहे हैं, क्या आपस में मिलकर बैठ के चर्चाएं कर रहे हैं, क्या उसमें सभी सदस्य आ रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं, कहीं कोई अपना अपना तो नहीं सोच रहे। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। तो आप देख रहे हो ये किस समय की बात है, जब बुद्ध 2300 साल पहले, 2000 साल पहले की बात है, जब बज्जी जो कण है उसमें इस तरह की व्यवस्था थी। कितनी अच्छी व्यवस्था थी कि लोग आपस में मिलकर फैसले करते थे, नियमित सभाएं करते थे, मिलजुल के काम करते थे, जो पारंपरिक नियम बने हुए थे उनका पालन करते थे, बड़ों का सम्मान करते थे, उनकी बातों का समर्थन करते थे, उनकी बातों पर ध्यान देते थे। तो ये उस समय की व्यवस्था है, ठीक है। ये क्या है, गण की व्यवस्था है। बज्जी जो है महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। महिलाओं के साथ में क्या करेंगे, जोर जबरदस्ती नहीं होगी। शहरों और गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, शहरों और गांवों का भी क्या करेंगे, रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। मतावलंबी मतलब जैसे कोई किसी अन्य धर्म को मानने वाला संत है उसका भी वो सम्मान कर रहे हैं। और उनके आने जाने पर यानी कि धर्म के फैलने पर, धर्म के प्रचार प्रसार पर क्या करेंगे, रोक नहीं लगाएंगे। तब तक जो वर्णी है, बज्जी हैं, वो क्या करेंगे, तरक्की करते रहेंगे। बज्जी संघ जो था अन्य महाजनपदों से किस तरह भिन्न था, तो बताओ बच्चों, आप बता पाओगे आप अंतर, 3 अंतर बताइए कि बज्जी जो संघ था वो महाजनपदों से क्या अंतर था। सबसे पहला अंतर तो आप खुद ही कह दोगे, जो शासन की जो व्यवस्था है वो बज्जी संघ में महाजनपदों से भिन्न है कि नहीं, नियमित सभा की जाती है, ये सब होता है, ठीक है। तो ये एक आप अंतर बता सकते हो, ठीक है। और सभाओं में उनको अधिकार नहीं है, दास कमकार और इनको आने का अधिकार नहीं है, ठीक है। उसके अलावा बज्जी जो है वो समाज के लिए सोचते हैं, जबकि जो महाजनपद थे उनका जो राजा था वो खुद के लिए सोचता है कि नहीं। तो ऐसे करके आप बहुत सारे अंतर आप देख पाओगे कि इनमें अंतर है, ठीक है। आपने डिटेल में पढ़ा है, आपको समझ में आ जाएंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद संघों की क्या है, आप खुद की कोई इतनी बड़ी सेना नहीं होगी जितनी महाजनपदों की होगी, तो ये भी तो एक अंतर होगा। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल तक पहले तक चलता रहा, यानी कि आप सोच रहे हो 2300 साल या 2500 साल से लेकर 1500 साल पहले तक इनका राज्य चलता रहा। फिर भी ये मतलब चलता रहा, बज्जी जो संघ है या जो भी संघ है उनका राज्य चलता रहा। बज्जी मत बोलिए आप, संघों का राज्य इस तरह से चलता रहा। फिर इसके बाद में क्या हुआ, जो गुप्त शासक थे उन्होंने गण और संघ पर क्या कर ली, विजय प्राप्त कर ली और उन्हें अपने राज्यों में क्या कर लिया, मिला लिया। ये किसने किया, गुप्त शासकों ने। उन्होंने गण और संघों पर क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, इन पे अपना राज्य, इन पे अपना क्या कर लिया, प्रभुत्व कर लिया, इनको उन्होंने विजय करके अपने राज्यों में मिला लिया। अब देखो यहाँ पे देखो बच्चों, एटलस में यूनान और एथेंस को देखो, एटलस में यूनान और एथेंस को देखो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे क्या कहा जाता था, प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते थे। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेने के लिए साल में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। तो आप देख रहे हो ये एटलस में आप देखोगे यूनान और एथेंस के लोगों ने किस तरह की व्यवस्था की, शासन व्यवस्था 2500 साल पहले प्रजातंत्र की व्यवस्था की या गणतंत्र की, जो लगभग 200 सालों तक चली है, जिसमें 30 साल के ऊपर के जितने भी पुरुष हैं, इसमें भी महिलाओं को अधिकार नहीं है, लेकिन पुरुषों को अधिकार है। 30 साल से ऊपर के वो उनको पूर्ण नागरिकता प्राप्त है। और वो क्या है, सभा जो दास नहीं है, वो दास नहीं होना चाहिए, 30 साल से ऊपर का होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, ये नागरिकता का आपकी शर्त है। और वो सभाएं होती थी, वहां पे सभा 40 बार होती थी और उस सभा में सभी नागरिक जो भी जिनके पास नागरिकता है, वो नागरिक यानी जो भी पुरुष 30 साल के ऊपर के हैं, दास नहीं है, वो सभा में भाग ले सकते हैं। और शासन के जो कई पद हैं, जो बहुत सारे शासन के जो पद होंगे, उन पे क्या लॉटरियां निकलती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। यानी जितने भी आपके नागरिक हैं
उस राज्य के उनको सबको सेना में और नौसेना में अपनी क्या देनी पड़ेगी बच्चों, सेवाएं देनी पड़ेगी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं था, औरतों की स्थिति यहाँ पे भी अच्छी नहीं है, यानी औरतों को नागरिक यहाँ पे भी नहीं माना गया, नागरिक का दर्जा औरतों को यहाँ पे भी नहीं दिया गया। व्यापारियों और शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। अब मान लो कि कोई व्यापारी है जो विदेश से आया है और एथेंस में रहने लग गया या फिर यूनान में रहने लग गया, तो उनको भी क्या होगा, नागरिक के अधिकार नहीं मिलेंगे क्योंकि वो दूसरे देश के हैं। एथेंस में जो खदानें हैं, खेत हैं, घर हैं और कार्यशाला में कार्य करने वाले दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं है, दासों को भी क्या नहीं थे, नागरिक अधिकार नहीं थे। तो क्या एथेंस वास्तव में जनतंत्र था? क्या बोलोगे आप ये जनतंत्र था? तो ये जनतंत्र पूरी तरह से तो नहीं था, आंशिक जनतंत्र कह सकते हैं क्योंकि इसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त नहीं थे, तो एक तरह से ये पूरी जनता के द्वारा चलाया गया शासन तो नहीं था। अब देखो बच्चों, ये सब आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सही या गलत, बताओ। देखो बच्चों, अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यस, ये क्या हो जाएगा, सही। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था, ये क्या हो जाएगा, गलत। राजा के ऊपर कौन छिड़काव करता था, पुरोहित, ब्राह्मण। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया। पुरातत्व वेदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं, जनपदों की बस्तियों में थोड़ा ना महल मिलेंगे बच्चों, मिलेंगे क्या, क्या लगता है आपको? पुरातत्व वेदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। चित्रित दूसरे पात्रों में अनाज रखा जाता था, नहीं, इनको तो खाना परोसने के लिए यूज किया जाता था ना, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे, हाँ ये सही हो सकता है, लेकिन इसको देना पड़ेगा कि पुरातत्व पदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। ये बच्चों आप देखिएगा इसका आंसर क्या है, ठीक। अब देखो बच्चों, आर्किटेक्ट, संग्राहक, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार और पशुपालक, इनको इन खानों में भरने हैं। महाजनपद का राजा, महाजनपद का राजा, ठीक है, इनमें भर दीजिए इन शब्दों को, ठीक है। समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे? तो बताओ कौन नहीं ले सकते थे? दास नहीं ले सकते थे, महिलाएं नहीं ले सकती थी, और कम का जो काम करने वाले लोग थे, मजदूर वर्ग, वो भाग नहीं ले सकते। आंसर ये हो गया। महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनाए? ये मैंने आपको बताया था डिटेल में, क्यों बनाए, क्यों? देखो, अपनी रक्षा के लिए, वैभव दिखाने के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए किले बनाए गए थे, ठीक है, यही किले बनाने का कारण था। आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव की प्रक्रिया से किस तरह भिन्न थी? देखो, जनपदों में पहले नंबर तो कोई चुनाव होता ही नहीं था, राजा ने खुद को ही अपना क्या कर लेता था, राजा मान लेता था कुछ कुछ जनपदों में। हाँ, अगर संघ की बात करें या बज्जी जैसे गण जनपदों की बात करें तो वहां पे क्या सभाएं होती थी, वहां पे सभाओं के थ्रू चुनाव होते थे। लेकिन आजकल के जो चुनाव है वो पूरी तरह से डिफरेंट है। आजकल क्या है कि पूर्ण तरह से जनतंत्र है, लोकतंत्र है, ठीक है। आजकल क्या है, हमारे भारत देश में लोकतंत्र है। यहाँ पे हर 18 वर्ष से जो ऊपर का नागरिक है, और 18 वर्ष से जो ऊपर का भारतीय जो नागरिक है, उसको चुनाव या वोट देने का अधिकार है। महिलाओं को भी अधिकार है, उसमें महिलाओं को कुछ खास ऐसे अधिकार नहीं थे, ठीक है बच्चों। तो ये चुनाव की प्रक्रिया पहले से अलग है, आजकल जनतंत्र है, पहले राजतंत्र टाइप का था, ठीक है, जनपदों में। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर 5 जो है पूरा हो जाता है फिनिश। जैसे मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है। अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में, अध्याय 6 में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।